जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे कुंडली के अंदर अगर सूर्य नीच अवस्था में बैठा है तो वो हमें कैसे फल देता है या हम उसका कैसे फलित कर सकते हैं। सामान्य तौर पर सूर्य एक राशि में एक महीने तक रहता है। उस एक महीने में सूर्य नीच का होता है, यानी उस एक महीने के दौरान वर्ल्ड वाइड कितने ही लोग पैदा होते हैं। क्या सभी के लिए सूर्य के फल समान हैं? क्या सभी के लिए सूर्य नीच का होकर खराब है? क्या सभी के लिए सूर्य बहुत अच्छा है? इसके लिए सभी की कुंडली पर अलग अलग स्थितियों पर डिपेंड होता है, क्योंकि सूर्य 0 से लेकर 30 डिग्री के बीच में मूवमेंट करता है। अब उस स्थिति के अंदर हम जानते हैं कि तुला राशि के अंदर सूर्य नीच का होता है। तुला राशि यानी जहां पर कुंडली में 7 नंबर लिखा है और आपकी जन्म पत्रिका के अंदर अगर सूर्य 7 नंबर में बैठे हैं तो आप ये जान सकते हैं कि आपका सूर्य नीच का है। अब सूर्य के नीच का होना तुला राशि में माना जाता है, चाहे वह किसी भी डिग्री में हो, लेकिन हम उसको कंसीडर यही करते हैं कि यह सूर्य यहाँ नीच का है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रह 10 डिग्री पर परम नीच होता है। यानी अगर सूर्य की डिग्री आपकी पत्रिका के अंदर 10 डिग्री के आसपास है, यानी 8, 9, 10, 11 या 12, यानी इसी के आसपास है, तो यह ग्रह परम नीच की अवस्था में आता है, जिसमें 10 डिग्री के आसपास का सूर्य परम नीचता को रखता है। यानी हम कह सकते हैं कि सूर्य तुला में नीच है, लेकिन अगर वो डिग्रिकली 10 डिग्री के आसपास है तो वो परम नीच है, यानी वह औरों के मुकाबले ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। जब भी कोई ग्रह किसी भी कुंडली के अंदर, हमें वो पोजीशन बाद में मिलती है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तब जन्म पत्रिका बनती है, उससे पहले वो प्लेनेट ब्रह्मांड में गोचर कर रहे होते हैं। अब कोई भी ग्रह उच्च या नीच है तो उसके कारकत्वों पर उसका सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर सूर्य कुंडली में नीच है तो सूर्य को हम क्या कहते हैं? यश, मान, सम्मान, नेम फेम दिलाने वाला ग्रह सूर्य है। पिता का सुख दिलाने वाला ग्रह सूर्य है। राज्य सरकार, अधिकारी, राजनीतिक वर्ग से लाभ दिलाने वाला ग्रह सूर्य है। आंखों के रोग, बालों के रोग, त्वचा के रोग, पेट, हड्डी, इम्यून सिस्टम पर अधिकार रखने वाला ग्रह कौन है? सूर्य है। अब सूर्य ग्रह अगर जन्म पत्रिका में मजबूत है तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति को मिल जाती हैं, आसानी से मिल जाती हैं। सूर्य ग्रह जन्म पत्रिका में पीड़ित है तो इन सारी चीज़ों को मिलने में बहुत कष्ट होता है, बहुत बार नहीं मिलती, बहुत बार मिल भी जाती है। तो सबसे पहले अगर हम नीच सूर्य की बात कर रहे हैं तो उसके कारक की बात जरूर करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भी सूर्य कुंडली में किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सूर्य कुंडली के अंदर किसी एक स्थान का मालिक है और किसी एक स्थान पर बैठा है। यानी यहाँ हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि सूर्य सिंह राशि का मालिक है और वो तुला में बैठा हुआ है। और वो तुला में आपके कोई भी पत्रिका हो, कोई भी लगन हो, हमें देखना सिर्फ यही है कि 7 नंबर जहाँ लिखा है अगर वहाँ सूर्य है तो सूर्य नीच है। इसलिए सूर्य को तुला राशि में नीच कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर तुला राशि जो होती है वो शुक्र ग्रह की राशि है और शुक्र की राशि में शत्रु माने जाते हैं सूर्य। और यहां पर भी 10 डिग्री पर इसको नीच कहा गया है, परम नीच। तो यह भी एक राहु का नक्षत्र होता है यहां पर। यानी अगर देखें तो परम नीचता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये सोचा है कि भाई परम नीचता 10 डिग्री पर क्यों हो, तो उसके पीछे ये रीजन होता है। सामान्य तौर पर सूर्य, बुध और शुक्र किसी भी पत्रिका में लगभग एक साथ होते हैं, यानी आगे पीछे होते हैं। सूर्य बुध 90% पत्रिका में एक साथ होते हैं। सूर्य शुक्र देखा जाए तो लगभग 30 से 40% जन्म पत्री में एक साथ होते हैं और लगभग 50 से 60% जो कुंडलियां होती हैं उसके अंदर सूर्य से शुक्र एक घर आगे या पीछे होता है। एक घर आगे पीछे होने के कारण वो वक्री भी हो सकता है और एक घर आगे पीछे होने के कारण जो शुक्र ग्रह है वो वक्री भी हो सकता है, अस्त भी हो सकता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ सूर्य की, जो कि हमेशा से शुक्र और बुध को अपने आगे पीछे लेकर चलता है। यहां देखने वाली बात यह है कि हम सूर्य नीच की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम पत्रिका में उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं।
एक समाधान होता है कि जन्मपत्री में क्या उसका एक्चुअल में समाधान है या नहीं है, और एक्चुअल में समाधान देखने के लिए ज्योतिष के कुछ विशेष नियम दिए गए, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण नियम होता है नीच, भंग और राजयोग। दोस्तों, मैं आपको एक बात हमेशा सबसे पहले बता दूं, अगर मैं यहाँ नीच सूर्य की बात कर रहा हूं और नीच सूर्य कुंडली के अंदर पीड़ित अवस्था में है तो वो ओवरऑल भी फल देता है, और जब उसकी खास तौर पे महादशा आती है 6 वर्ष की तो वो ज़्यादा सक्रिय होकर रिजल्ट देता है। अब पहला नियम हमारा इसमें नीच, भंग, राजयोग से जुड़ जाता है कि सबसे पहली बात दिमाग में आती है, अगर ग्रह नीच का है तो व्यक्ति घबरा जाता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। शास्त्र में कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे दिए गए हैं जो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे नीच, भंग, राजयोग, प्लेनेट नीच है सूर्य, उसका भंग कोई कर रहा है या नहीं, क्या वो राजयोगकारी फल देगा या नहीं देगा, ये एक नीच, भंग, राजयोग है। इससे रिलेटेड मैं बहुत सी वीडियो पहले अपने चैनल पे बना चुका हूं। अगर आप नीच, भंग, राजयोग को विस्तार से समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सर्च कीजिए नीच, भंग, राजयोग, आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बहुत तरीके से मिलेगी। अब प्लेनेट है सूर्य नीच का, नीच, भंग, राजयोग कहता है कि सूर्य जिस राशि में नीच का हो जाए उस राशि का लॉर्ड या तो उसके साथ बैठा हो। अब यहां शुक्र उसको देख तो सकता नहीं, क्योंकि शुक्र सूर्य से 7वें घर में कभी नहीं जा सकता। यानी सबसे पहले नीच, भंग, राजयोग कौन करता है? शुक्र करता है, कि शुक्र ग्रह सूर्य की राशि, सूर्य जो है वो शुक्र की राशि में बैठे हैं और शुक्र उसके साथ ही बैठ जाएं तो ये नीच, भंग, राजयोग होता है। बनिस्पत इसमें एक शर्त है कि सूर्य शुक्र को अस्त ना कर रहा हो। अगर वो उसको अस्त कर देगा तो आप इसको ये समझ सकते हैं कि वो प्लेनेट जो उसका अच्छा करना चाहता है, जिसका मतलब है कि भी कोई आपका नीच, भंग करना चाह रहा है, आपने उसी को पकड़ के अस्त कर दिया। मैं आपकी भलाई के लिए तैयार हूं, आप मुझे ही पकड़ के मारने को तैयार हो, तो वो अस्त नहीं होना चाहिए, नियम नंबर 1। दूसरा, चंद्रमा से वो शुक्र अगर केंद्र में बैठा है या लगन से वो शुक्र केंद्र में बैठा है तो भी सूर्य का नीच, भंग, राजयोग हो जाता है। शुक्र की जो राशि है इसमें शनि उच्च के होते हैं, तो हम यहां यह भी कह सकते हैं कि यहां पर अगर शनि बैठ गए हैं उच्च के होके तो भी वो सूर्य का नीच, भंग, राजयोग करने में उसकी हेल्प करेंगे, लेकिन वो शनि भी अस्त नहीं होना चाहिए। शुक्र ग्रह को तुला राशि में स्वराशि मानते हैं तो शुक्र ग्रह को मीन राशि में उच्च का भी मानते हैं। अगर शुक्र ग्रह यहां उच्च का है तो भी वो सूर्य को नीच, भंग, राजयोग करने में हेल्प करेगा, क्योंकि शुक्र ग्रह बृहस्पति की राशि में उच्च के होते हैं। अगर सूर्य को किसी भी तरीके से बृहस्पति देख रहा है या उसके साथ बैठा है तो वो उसका नीच, भंग, राजयोग करके उसकी कमी को पूर्ण करता है। बनिस्पत यहां पर भी गुरु अस्त नहीं होना चाहिए, यानी जितने भी ग्रह उसका नीच, भंग, राजयोग कर रहे हैं वो उसको अस्त ना करे, तो हम कह सकते हैं ऐसा ग्रह नीच, भंग, राजयोग के फल देगा। यानी पहले वो नीच होगा, फिर वो भंग होगा, फिर वो राजयोग के फल देगा। यानी उसको फल देने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वो देता है। खास तौर पर जब उसकी दशाएं आती हैं तब वो देता है। अब अगर ये नीच का ग्रह वर्गोत्तम है तो भी हम कह सकते हैं कि इसके अशुभ फलों में कमी होती है। अब चर राशि में बैठा हुआ ग्रह का जो प्रथम नवांश होता है वो वर्गोत्तम होता है। यानी अगर सूर्य आपकी पत्रिका में बैठे हैं नीच के और 0 से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट के बीच में बैठे हुए हैं तो अवश्य ही वो ग्रह नवांश कुंडली में भी तुला राशि में ही है, जिसको हम वर्गोत्तम कहते हैं। इस वर्गोत्तम का मतलब कि प्लेनेट सेम उसी साइन में नवांश कुंडली में बैठा है। लगन कुंडली में भी 7 नंबर में है, नवांश में भी 7 नंबर में बैठा है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये प्लेनेट के अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ है। अब ये पूर्ण रूप से नीच के फल नहीं देगा। इसलिए हमें हमेशा से ये देखना चाहिए कि हमारा प्लेनेट जो सूर्य है वो नीच का है तो इसकी कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हमें देखना है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, क्या उसका नीच, भंग, राजयोग है नहीं, क्या उसका अन्य ग्रहों का उस पर सपोर्ट है या नहीं। जितना ज़्यादा इस सूर्य के ऊपर शुभ प्रभाव होगा, जैसे इस ग्रह को बुध या शुक्र इसके साथ बैठ जाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये दोनों शुभ ग्रह हैं। गुरु इसको देख रहे हो, इसके साथ बैठ जाएं। शनि इसके साथ बैठ जाएं तो अच्छा, क्योंकि शनि यहां उच्च का है। चंद्रमा इसको देख रहे हैं तो ये अच्छा है। राहु केतु से इसे सदैव दूर होना चाहिए।
क्योंकि अगर सूर्य के जितने निकट राहु केतु होगा उतना उस पर ग्रहण लगाएगा और प्रॉब्लम देगा। इसलिए सूर्य को देखने के लिए कि पत्रिका में वो नीच का है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुंडली में नीच का बैठा है कोई बात नहीं है, लेकिन पहले वो देखो किसके राशि में है, वो शुक्र की राशि में, तो सबसे पहले शुक्र को पकड़ना जरूरी है। शुक्र को देखो, अन्य ग्रहों का उसका साथ देखो, उसको वर्ग कुंडलियों में देखो, तो आपको क्या पता लगेगा कि भाई ये नीच का सूर्य नीच का ना होते हुए भी अच्छे फल देता है। और जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले उसको दशा के रिजल्ट देखो, ओवरऑल भी वो रिजल्ट देता है। मान लीजिए आपका शुक्र ना नीचभंग राजयोग में है और पीड़ित है, 6, 8, 12 में है, अच्छा नहीं है, तो वो जीवन पर्यंत आपको जो मैंने सूर्य के कारकत्व बताए उसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। और अगर वो अच्छा है तो बहुत बार आपने देखा होगा, जितने भी लोग 15 अक्टूबर से लेके और 15 नवंबर के बीच में पैदा होते हैं, उन सभी के सूर्य तुला राशि में होते हैं और वो सारे लोग नीच सूर्य को लेकर पैदा होते हैं। लेकिन फिर भी उसमें से बहुत से लोग नेम फेम प्राप्त करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप विराट कोहली को देख सकते हैं। विराट कोहली भी क्या है, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में पैदा हुए हैं। उनका सूर्य नीच का होकर उनको नेम फेम क्यों दे गया, जबकि बहुत लोगों को नहीं दिया। इसीलिए उस कुंडलियों को देखना जरूरी होता है कि आप सिर्फ नीच के ग्रह को देखकर परेशान ना हो। अब हम देखेंगे कि आपकी पत्रिका के अंदर सूर्य सभी 12 भावों में बैठ जाएं तो वो आपको किस प्रकार के फल देते हैं, उसकी पूरी जानकारी मैं अब आपको देने की कोशिश करूंगा। एक मोटा मोटा तौर पे मैं उसके बताने की कोशिश करूंगा। जैसे सबसे पहली बात, जो मैंने आपको नियम बताए हैं, पहले नियम वो लगाइए, बाद में फलित पे आइए, ये बात हमेशा ध्यान रखें। अब सूर्य अगर आपके लगन में नीच का है तो सीधी बात है, सूर्य इस भाव का स्वामी होकर बैठा हुआ है, तो मेरे सारे प्रिंसिपल आपको वहां लगाने पड़ेंगे कि भाई नीचभंग राजयोग है नहीं, वर्ग कुंडलियों में कैसा है, कितना अशुभ प्रभाव है, कितना शुभ प्रभाव है, वो सब देखने की जरूरत है। क्योंकि शास्त्र में जो मोटे मोटे प्रिंसिपल्स है वो मैं आपको बताता हूं। शास्त्र कहता है कि अगर सूर्य लगन में नीच का होकर बैठा हो तो ये शतायु योग है, ये आयु में वृद्धि करने वाला योग है, क्योंकि वो 11वें घर का मालिक होकर लगन में बैठा है, लगन शरीर है, और 11वां घर वृद्धि का है, तो ये वृद्धि देने वाला, आयु को बढ़ाने वाला, आंखों के रोग, त्वचा के रोग, बालों के रोग देने वाला है, बहुत बार आंखों को बहुत कमजोर करने वाला होता है, व्यक्ति में इतना अहंकार नहीं होता है, सबसे बड़ी बात यह है अहंकार से दूर होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को नेम फेम प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसा ग्रह लाभ देता है, इनकम बना के रखता है, डिपेंड करता है वो कितना बली है, जितना ज़्यादा बली है उतना ये सूर्य राइज भी कराएगा। फॉर एग्जाम्पल शुक्र इसी के साथ बैठ जाए, बुध इसी के साथ बैठ जाए, शुभ ग्रह का प्रभाव इस पे हो, तो क्या होगा, ये सूर्य फिर नीच ना होके अच्छे फल देना शुरू कर देगा। यानी इस सूर्य से घबराना तब है जब ये हमारे नियम शर्तों को पूरा ना कर रहा। इसलिए ज्योतिष को अगर ये समझा जाए कि बहुत आसान है और लड्डू उठा के खाने लायक है, तो ऐसे ज्योतिष नहीं होता है, उसके लिए भी नियम होते हैं, वो मैं हमेशा से पहले बताया है मैंने आपको। इसलिए अब सूर्य ग्रह अगर आपके दूसरे घर में नीच का होकर बैठा है, तो दूसरा घर किसका है, हमारे मुख का है, हमारे वाणी का है, हमारे बोलचाल का है। तो ऐसे लोगों को आंखों से संबंधित रोग होते हैं, चेहरे से संबंधित रोग होते हैं, दंत रोग होते हैं, नासिका के रोग हो सकते हैं, चेहरे पे कोई एलर्जी हो सकती है, विकार हो सकते हैं, परिवार के लोगों से इतनी अच्छी खासी बनती नहीं है, धन के लिए स्ट्रगल होता है, क्योंकि सूर्य यहाँ 12वें घर के मालिक हो जाते हैं, धन के लिए ऐसे लोगों का स्ट्रगल होता है। ऐसा ग्रह अपनी दशांतर दशा में परिवार के लोगों यानी कुटुंब के लोगों के साथ आपके संबंध खराब कर सकता है, आपके ऊपर पैसे की किल्लत ला सकता है, आपका पैसा जुड़ा हुआ जो है वो खत्म हो सकता है, किसी परेशानी में या समस्या में खर्च हो सकता है, या अति खर्च कराने वाला ग्रह ऐसा माना गया है। परिवार के लोगों से वैचारिक मतभेद ऐसे कॉम्बिनेशन में देखे जाते हैं। अब सूर्य 3rd हाउस में अगर नीच का हो तो सबसे पहले देखा जाए तो साहसी व्यक्ति होता है, क्योंकि 3, 6, 11 में नीच के सूर्य या नीच के अशुभ ग्रह अच्छा फल देते हैं, तो हिम्मत और साहस के लिए अच्छा है, लेकिन छोटे भाई बहनों से संबंध खराब करता है। ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर जाकर काम करते हैं, टूर ट्रैवलिंग से यात्राएं उनके जीवन में होती हैं। व्यापारिक तौर पर यह कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, नौकरी के क्षेत्र में ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं, घर से दूर जाकर ट्रैवलिंग करके, जन्म स्थान से दूर जाकर स्थान बदल के, या नेटल प्लेस पे ना रहकर किसी अन्य प्लेस पर जाकर ऐसे लोग काम करते हैं, ऐसा भी हाँ
देखा गया है। ऐसे लोगों को गले से संबंधित रोग भी संभव है, ऐसा भी शास्त्र के अनुसार कहा गया है। अब यह सूर्य अगर चौथे भाव में नीच का हो तो क्या है, माता के सुख में कमी करता है। यह स्थिति परिवार के लोगों से कलह कराती है। बहुत बार पैतृक संपत्ति का पूर्ण रूप से प्राप्त न होना भी ऐसी स्थिति में देखा जाता है। पारिवारिक संपत्ति नहीं मिली, पारिवारिक संपत्ति में विवाद हो गया, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। घर के सुख में कमी करता है कि खुद का घर है फिर भी दूर स्थान पर कहीं जाके किराए पर रह रहा है। खुद के बल पर प्रॉपर्टी बनाने के लिए ऐसे लोगों को समय लग जाता है, ऐसा भी इससे कह सकते हैं। माता को किसी प्रकार की गंभीर या बड़ी बीमारी होने की संभावना इस स्थिति में लगती है। अब सूर्य ग्रह अगर आपके पंचम भाव में बैठा है तो ये कॉम्बिनेशन आपकी एजुकेशन पर भी बाधा डालेगा, आपकी एजुकेशन को खराब कर सकता है, बीच में रोक सकता है। इसके पीछे रीज़न ये भी होता है कि बहुत बार व्यक्ति अपने शौक के प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है, उसका पढ़ाई में कम ध्यान होता है। माताओं के लिए कॉम्बिनेशन मिसकैरेजेस का कॉम्बिनेशन कहलाता है। गर्भ का शुक्स हो जाना, गर्भ पीड़ा होना, मिसकैरेजेस होना, सर्जरी से संतान होना देखा जाता है। लव रिलेशनशिप्स में इसको अच्छा नहीं माना जाता। बहुत बार आपने सुना होगा कि भी ओवरीज काम नहीं कर रही हैं या यूट्रस में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चा एक तरीके से कंसीव होता है लेकिन ज़्यादा समय तक रुक नहीं पाता है, वो भी इसी कॉम्बिनेशन से हम कह सकते हैं। सूर्य अगर यहाँ छठे घर में नीच का होता है तो ऐसा व्यक्ति स्वयं अपने शत्रु बना लेता है। बहुत बार देखा जाता है कि ऐसे लोगों के जो शत्रु होते हैं वो भी एक अच्छे स्तर के शत्रु होते हैं। ऐसे लोग राजनीतिक क्षेत्र में सफल नहीं होते, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख उनको नहीं मिलता, खुद के बल पर मकान बनाने में बड़ा लंबा समय लग जाता है, घर से दूर जाके रहते हैं, जन्म स्थान से दूर जाकर रहते हैं, मन के अंदर चिंता होती है, घर की परिवार की चिंता ऐसा ग्रह देता है। ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी का लॉस भी देखा गया है, घर के सुख में कमी देखी गई है। खुद का घर है फिर भी जाके किराए के मकानों में रह रहे हैं, ऐसा देखा गया। सूर्य अगर आपके सप्तम भाव में बैठकर नीच के हो गए हों तो ये आपके सातवें घर को खराब कर सकते हैं, यानी आपके वैवाहिक संबंधों में अशुभता दे सकते हैं। अगर सूर्य पर कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है और अशुभ प्रभाव भी है तो ये स्थिति को और बिगाड़ेगा। अवश्य ही ऐसा सूर्य कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक संबंधों को खराब करेगा। अधिकतर देखा गया है कि जीवन साथी के साथ अहंकारवश संबंधों में खराबी आना, ज़्यादा पीड़ित है तो अलगाव करा देगा, कम पीड़ित है तो विवाह में विलंब करा देगा, प्रेम संबंधों में असफलता देगा, लेकिन एजुकेशनली व्यक्ति कहीं ना कहीं अच्छा कर लेगा। शिक्षा के हिसाब से स्थिति अच्छी रहेगी, टेक्निकल एजुकेशन पढ़ के जीवन में आगे बढ़ जाएगा। अगर सूर्य अष्टम भाव में नीच के होकर बैठ जाएं तो यह स्थिति अपनी दशा अंतरदशा में रोग, ऋण और शत्रु तीनों दे सकती है। अगर सूर्य के ऊपर शुभ प्रभाव है तो यह स्थिति बढ़ सकती है। ऐसे सूर्य को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। ऐसा सूर्य गुल्म पीड़ा दे सकता है, यानी बवासीर के रोग, गुल्म पीड़ा, पाइल्स, ये सब चीज़ें ये कॉम्बिनेशन देने में सक्षम है। अपनी दशाओं में ऐसा सूर्य रोग, ऋण और शत्रु तीनों देने में सक्षम है। अगर सूर्य यहाँ बहुत ज़्यादा पीड़ित है और पाप प्रभाव में है तो ऐसा सूर्य नेम फेम में भी कमी देता है, मानसिक हनन करता है, सामाजिक हनन करने में भी सक्षम है। सूर्य अगर यहाँ 9th हाउस के अंदर नीच का होकर बैठ रहा है तो यह स्थिति विवाह में विलंब कराती है। बहुत बार देखा गया ऐसे लोगों के विवाह देरी से होते हैं, बहुत उम्र के बाद ऐसे लोगों के विवाह होते हैं, ऐसा भी देखा गया है। साथ ही साथ ये स्थिति पिता के साथ संबंधों को खराब करती है, तो पिता का स्वास्थ्य खराब रहता है या संबंध खराब रहते हैं, आपस में वैचारिक मतभेद रहते हैं, बहुत अच्छी बनती नहीं है, पिता पुत्र घर से अलग अलग रहते हैं, या कह सकते हैं कि पिता के सुख में कमी है तो क्या हुआ, आपस में बनती नहीं तो दोनों अलग अलग रहते हैं, घर में रहते हुए भी अलग अलग हैं या दूर स्थान पर जाके रह रहे हैं। ये स्त्री या पुरुष दोनों के लिए देखा जाता है। सूर्य अगर यहाँ 9th हाउस में, दशम भाव में बैठे हुए हों तो ये प्रोफेशनली बहुत अच्छा नहीं होता। अगर सूर्य यहाँ शुभ नहीं है, उसका नीच भंग नहीं है, तो ऐसा ग्रह अपनी दशा में अप्स एंड डाउन इन कैरियर देता है, नेम फेम की हानि देता है, मानसिक तनाव देता है, स्ट्रेस देता है, नौकरी या व्यापार का लॉस देता है, सम्मान नहीं दिलाता है, आप किसी प्रकार के गलत कृत्य में फंस के बदनाम भी हो सकते हैं। ऐसा भी सूर्य यहाँ देने में सक्षम है। सूर्य ग्रह अगर एकादश भाव में हो, यहाँ भले ही ये नीच का है लेकिन भाग्य स्थान का मालिक होकर, क्योंकि यहाँ ये बैठा हुआ है इसलिए सोर्स ऑफ इनकम देगा, लाभ देगा। बड़े भाई बहन के साथ संबंधों को भले ही खराब करेगा लेकिन किसी न किसी माध्यम से सोर्स ऑफ इनकम बनाने में सक्षम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे में
अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है या इस पे शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो ये सूर्य अपनी दशा में अच्छे ही फल देता है। अब यही सूर्य अगर आपकी कुंडली के 12वें घर में बैठ जाए तो ऐसा सूर्य जन्म स्थान से दूर ले जाने में सक्षम है। ऐसा सूर्य जन्म स्थान से दूर ले जाता है, कार्य करने के लिए दूर ले जाता है, बहुत बार विदेश में ले जाता भी देखा गया है, लेकिन वहाँ जाकर भी व्यक्ति को नेम फेम नहीं मिल पाता या बहुत अच्छी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद मिलती है। अगर ऐसी स्थिति के अंदर आपके लगन का स्वामी भी पीड़ित हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल ये वृश्चिक लगन की पत्रिका में होता है, अगर ऐसी स्थिति में मंगल भी पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति की पूरे जीवन की प्रोफेशनल लाइफ बड़ी खराब होती है। लगातार अप्स एंड डाउन होते हैं। व्यापार करे तो बहुत सारे व्यापार करे, नौकरी करे तो बहुत सारी नौकरी करे, लगातार उतार चढ़ाव ऐसी स्थिति में देखे जाते हैं। अगर ऐसा सूर्य पीड़ित है तो आपको जीवन में कभी भी नेम फेम नहीं देता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कार्य क्षेत्र को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर सूर्य से संबंधित प्रॉब्लम्स आपकी पत्रिका में भी है और आप उसके कारण परेशानी महसूस कर रहे हैं तो इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय यही है कि आप अपने दैनिक जीवन के अंदर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। इसके बिना आपका गुजारा चलेगा नहीं, इसके बिना आपके भला नहीं होगा। यानी रोजाना सूर्यदेव को तांबे के लोटे में जल देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, या सूर्यदेव के जो वैदिक मंत्र होते हैं, थोड़े से टिपिकल होते हैं, वो वैदिक जो मंत्र होता है उसकी भी मंत्रों का जाप करना या उसके मंत्रों का जाप करके अनुष्ठान करना भी शुभ होता है। लेकिन दैनिक जीवन में करें तो आदित्य हृदय स्तोत्र रोजाना करें, उससे बहुत लाभ मिलेगा। और रविवार के दिन आप सूर्य के जो बीज मंत्र होते हैं उनका भी जाप माला से कर सकते हैं। उनका माला से जाप करके फॉर एग्जांपल आपने 11 माला का जाप किया, उसके बाद आपने उसका एक दशमांश हवन स्वयं अपने आप कर लिया, ये भी बड़ा अच्छा फल देने वाला माना जाता है। तो सूर्य ग्रह अगर कुंडली में नीच है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। डिपेंड ये करता है कि ये आपको कैसे फल देगा, उसके लिए आपकी कुंडली पर चीज़ें निर्भर हैं। अगर आप आंख बंद करके ये सोचते हैं कि मेरा सूर्य लगन में नीच का है वो खराब है, तो ये आपकी गलतफहमी है। बहुत सी हॉरोस्कोप में ये खराब भी है, बहुत सी में अच्छा भी है। उसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, उसके लिए मैंने आपको नियम भी बताए। तो सबसे पहले नियम लगाइए, तभी आपको पता चलेगा कि भाई आपका अगर सूर्य नीच का है तो उसकी दशा में आपको क्यों और कैसे फल वो देने वाला है। तो ये था मेरा आज का विषय कि सूर्य अगर नीच का हो तो उसका फलित हम कैसे कर सकते हैं। जय श्री राम।